हमारे बीच में माननीय श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी हैं, जो 30 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। उनमें मुख्य उनका संविधान ही विषय है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाला जी आएं और अपना बताएं। मंचस्थ सभी महानुभाव और उनको सुनने के लिए आए हुए सभी विद्वज्जन भाई और बहनों, बात संविधान की है तो पहले ये जानना जरूरी है कि जिस देश का अपना स्वयं का एक अक्षर का भी लिखित संविधान न हो और वो हमसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखवा ले, इसके पीछे क्या रहस्य है। इंग्लैंड का कोई संविधान नहीं है। वो अपनी परंपरा के आधार पर कानून बनाते हैं, कानून के सहारे राज करते हैं। और भारत में अंग्रेजों ने 1772 के बाद जब कलकत्ते में राजधानी बनाई उन्होंने, उसके बाद 150 से अधिक वर्षों तक राज किया, तब भी कोई संविधान नहीं था। तो ये संविधान आया क्यों और कैसे, इस पर जब हम विचार करेंगे तो ध्यान में आता है कि 1772 में जब राजधानी बनाएगी कलकत्ते में, उस समय उनके सामने प्रश्न आया कि हम अब राज कैसे करें। इंग्लैंड में उन्होंने पत्र लिखा, वहां से इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये बनकर आया और उसी के सहारे उन्होंने यहां राज करना आरंभ किया। 3-4 वर्षों में कुछ अनुभव आए, कुछ कठिनाई आई, उसका उन्होंने फीडबैक दिया इंग्लैंड में। वहां से फिर कुछ और उसका उपाय इस रूप में कानून बनकर आए। फिर 3-4 वर्षों बाद फिर उनकी कठिनाई सामने आई तो वो भेजी गई, फिर कानून बनकर आए। पहले 12 वर्षों में ऐसे 3 बार कानून बनकर आए। तब फिर शासकों ने सोचा कि ऐसे हर 3-4 वर्षों में हम दुविधा में पड़ते रहेंगे, असुविधा में पड़ते रहेंगे और कानून मंगवाते रहेंगे, उससे अच्छा है कि कम से कम 10-15 वर्षों की गैप रहे। और इसलिए 10-15 वर्षों बाद वो कानूनों की समीक्षा करते थे और नई समस्याओं का उपाय क्या हो सकता है, इसके लिए क्या कानून हो सकते हैं, वो इंग्लैंड से मंगवाते थे। इंग्लैंड से आए वो कानून स्वाभाविक रूप से यहाँ उसका विरोध होना ही था, होता भी रहता था, क्योंकि ये देश कभी भी जिसको पराधीन कहा जाता है ऐसा नहीं रहा है, सब समय संघर्षरत रहा है। मुगलों से भी संघर्ष किया, मुगलों से अंग्रेज भले ऐसा मानकर अंग्रेजों को सौंपा, लेकिन उनसे भी संघर्ष करते रहे, क्योंकि स्वाधीन होने की लालसा थी ही, स्वतंत्र होने की लालसा थी। तो उसी संघर्ष के दौरान 1905 में एक कानून बनकर आया और वो कानून था कि जिस कलकत्ते में बैठकर आप राज कर रहे हो वो बंगाल प्रदेश, उसका विभाजन कर दो तो ये कमजोर हो जाएगा। तो उसके विभाजन का कानून बनकर आया और उसका प्रखर विरोध हुआ, पूरे देशव्यापी विरोध हुआ। जिन लाल बाल पाल की हम बात सुनते हैं, वो लाल बाल पाल का नेतृत्व इसी समय उभर कर आया और लगातार 6 वर्ष के संघर्ष के बाद 1911 में उस समय की सरकार को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। और जहां कोई शासक अपमानित होकर रहने लगता है, वहां से उसका मन उचट जाता है। तो 1912 से इन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी कि अब कलकत्ते में अपनी राजधानी नहीं रखेंगे, दिल्ली हमारे लिए ठीक है। और दिल्ली में राजधानी का शिफ्टिंग होने लगा। इसी शिफ्टिंग के दौरान 1919 में फिर एक कानून बनकर आया और उस समय
ये जो सत्ता स्थान का हस्तांतरण हो रहा था, स्थानांतरण हो रहा था राजधानी का, 1932 तक पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। और तब ये सोचा गया कि 1773 से लेकर तो 1919 तक ये जितने भी कानून बनकर आए हैं हमारे लिए, उन कानूनों का जो पुलिंदा है उसको एक रूप दिया जाए। लिखित संविधान की परंपरा तब तक दुनिया में शुरू हो चुकी थी और इसीलिए विचार आया कि एक लिखित संविधान बना लिया जाए। और उसके लिए साइमन कमीशन गठित किया गया। लेकिन अंग्रेजों का दुर्भाग्य कहना होगा कि उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण उसका भी प्रखर विरोध हुआ और अंत में उनको उसमें से भी एक रास्ता निकालना पड़ा। बहुत चालाक लोग थे। उन्होंने रास्ता ही निकाला कि मोतीलाल नेहरू उनसे कहा कि ठीक है आप बनाइए इसका। मोतीलाल नेहरू ने कमेटी गठित की और एक प्रारूप बनाकर दिया, लेकिन वो आधा अधूरा था इसलिए स्वीकार नहीं हुआ। तो फिर गोलमेज कमीशन ये सम्मेलन, इसके माध्यम से इस पर चर्चाएं चली। उससे भी बात बनी नहीं, क्योंकि कभी गांधी जी ने विरोध किया, कभी वहाँ चर्चाएं जो हुई उन चर्चाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और इसलिए अंततः ये तय हुआ कि हमारे एक बड़े वफादार अधिकारी है जिनका नाम है BN राव, बड़े विद्वान हैं, उनको ये जिम्मेवारी दे दी जाए कि भाई देश विदेश की संविधानों का अध्ययन करो और भारत का संविधान बनाओ। उन्होंने वो जिम्मेवारी ली और 1935 में उन्होंने संविधान बनाकर दिया। स्वाभाविक रूप से विरोध कम हुआ और उसी 1935 में बने हुए संविधान के सहारे अंतरिम सरकारें बनने लगी पूरे देश में। भारत सरकार भी बनी। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और उस विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार, उस समय की भारत सरकार, ये उलझती गई, कमजोर होती रही, जीतती भी रही लेकिन कमजोर भी होती रही। और इसलिए इंग्लैंड से यह तय हुआ कि अब इसके बाद हमें अपना देश संभालना है, बाकी देशों को छोड़ो। तो भारत को छोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू हुई और वहाँ से नियम बनकर आ गया, कानून बनकर आ गया कि 20 जून 1948 को हम भारत छोड़ देंगे। तब तक इन्हें अपना ये संविधान बना ले, 1935 में बने हुए संविधान के सहारे जो भी बनाना है वैसा संविधान अपना बना ले, और 20 जून 1948 को हम भारत छोड़ देंगे। लेकिन इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन, उसने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की, जापान का सरेंडर करवाया और उसकी तारीख थी 15 अगस्त 1945। उसके जीवन के लिए 15 अगस्त बड़ी शुभ तारीख थी और उसने इंग्लैंड में जाकर रानी से बातचीत की और रानी को मनवा लिया कि हमें 1948 तक इस देश पर क्यों शासन करना है, उससे पहले ही हम इसका विभाजन भी कर देंगे और इसको स्वाधीन भी कर देंगे और ऐसा संविधान बनवा देंगे कि जिसके कारण ये हमारे साथ बंधे रहे। ये जिम्मेवारी लॉर्ड माउंटबेटन ने ली और उसने पूरा अध्ययन कर रखा था। उसने ये भी जानकारी प्राप्त की कि नेहरू की कमजोरी क्या है और इसलिए इस कमजोरी को भुनाने के लिए अपनी पत्नी और अपनी बेटी को साथ ले आया। उन दोनों के जिम्मे ये काम दे दिया गया कि तुम नेहरू को रिझाते रहो और मैं नेहरू से जो करवाना है करवाता रहूंगा। महात्मा गांधी मजबूर थे, जबकि उन्होंने कहा था कि देश को टुकड़ा नहीं होने दूंगा, पहले मेरे शरीर का टुकड़ा हो जाए। और इसलिए लोगों को भरोसा भी था कि गांधी जी आज नहीं कल किसी न किसी रूप में कोई नया तरीका अपनाकर, उनके पास कई तरीके थे, कभी सत्याग्रह करते थे, कभी अनशन करते थे, कभी धरना देते थे, तो ऐसा कुछ करके स्वाधीन भारत को टुकड़ा नहीं होने देंगे। लेकिन नेहरू उनसे ज़्यादा चालाक थे। गांधी का आवरण बनाए रखकर उन्होंने अंदर ही अंदर विभाजन की प्रक्रिया पूरी तय कर ली और उसी प्रक्रिया के तहत जब विभाजन होने ही वाला है, ये गांधी जी के भी ध्यान में आया, तो उन्होंने अपने आप को दूर रखने का मन बनाकर
ये तय किया कि सबसे अधिक हिंसा हो रही है नोआखाली में, मैं वहाँ जाकर हिंसा को रोकता हूँ, तुम इधर देश का जैसे करना हो जो करना है करो। और इस प्रकार से देश की स्वाधीनता के समय वो यहाँ नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे, नोआखाली थे, और देश का विभाजन हो गया। लेकिन इस विभाजन से पहले, क्योंकि ये तय था कि 20 जून 1948 को हम संविधान बनाकर दे देंगे, इसलिए 9 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और उस समय की संविधान सभा यानी कोई नई सभा नहीं थी, जो चुनकर जाते थे और देश पर शासन करते थे, उसी में 2, 4, 10 लोग और जोड़कर संविधान सभा बनाई जाती थी। तो वही संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से उन्होंने प्रक्रिया शुरू की। इसी बीच 15 अगस्त आ टपका, संविधान का काम पूरा नहीं हुआ, और अब तक लिखने का काम भी BN राव को ही दिया हुआ था। लेकिन देश का विभाजन जब हो ही गया तो अब कोई उपाय नहीं है, अब इस विभाजित देश के लिए हमें संविधान बनाना है। इसलिए संविधान बनाने वाली कमेटी की मानसिकता भी बदल गई, क्योंकि उसमें से मुस्लिम लीग के 93 लोग ये निकल चुके थे। तो ये तय हुआ कि अब जो हम बचे खुचे लोग हैं वो अपना संविधान अलग ढंग से बनाएंगे। और तब ये तय हुआ कि 29 अगस्त 1947 यानी देश स्वाधीन या विभाजित होने के 15 दिन बाद नई संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा, इसका गठन किया गया। 7 लोगों की कमेटी थी वो, जिसके प्रमुख थे बाबा साहेब आम्बेडकर। और उन्होंने लगातार 141 बैठकें की, 1 वर्ष 3 महीने तक। इस बीच कोई संविधान सभा की बैठक नहीं हुई। उन 7 लोगों की बैठकें होती रही, 141 बार बैठकें करके उन्होंने एक नया प्रारूप तैयार किया, जो 1935 से काफ़ी भिन्न था। इसलिए 1935 के संविधान जैसा ही 1947-48 में बना हुआ संविधान है, ये मानने का भी कोई कारण नहीं है। तो इस प्रकार से नया संविधान, उसके ऊपर फिर 3-4 बार और बैठकें हुई, चर्चा हुई, और 26 नवंबर 1949 ये दिन ऐसा था जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो चुका था। उससे पहले जो संविधान बन रहा है वो अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, उसका हिंदी अनुवाद करने का काम भी घनश्याम सिंह गुप्ता को दिया गया था, वो अनुवाद भी होता रहा। उसी बीच ये भी विचार बना कि एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, तो ये संविधान जो है हाथ से लिख कर रखा जाए। इसलिए बड़े बड़े कागज़ 23 इंच बाय 18 इंच इस प्रकार के कागज़ जो 1000 वर्ष तक टिकेंगे, ऐसे कागज़ पर चारों तरफ 5-5 इंच जगह छोड़कर बीच में संविधान का लेखन हो। अंग्रेजी का लेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा करेंगे, हिंदी का लेखन वसंत कृष्ण वैद्य करेंगे, इत्यादि सारी बातें तय हो गई, उनको काम सौंप दिया गया। और 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी से 2 दिन पूर्व संविधान सभा का विसर्जन करना है, और जो संविधान हमने बनाया है, हाथ से लिखा है, उस पर सभी लोग स्वीकृति दे दे, अपना हस्ताक्षर कर दे। इसलिए पार्लियामेंट हाउस में बड़ा सा ये बनाकर, टेबल बनाकर उस पर दोनों संविधान रख दिए गए, और सबको वो देखना है और उस पर सिग्नेचर करना है। दिन भर ये प्रक्रिया चलती रही। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो ये जो 284 लोग थे, ये उसी संविधान सभा के लोग थे जिन्होंने इस संविधान पर गहरी चर्चा की थी, गहन चिंतन मंथन करके, और ये बनाया था। अब संविधान में अभी अभी जो सुना हमने कि सेक्युलर शब्द नहीं था, 42वें संशोधन में उसको लाया गया। लेकिन संविधान को हम अगर गहराई से पढ़ेंगे तो 25वां अनुच्छेद, इसमें सेक्युलर शब्द है, लेकिन अकेला नहीं है, सेक्युलर एक्टिविटीज, और उसका हिंदी अनुवाद किया गया है लौकिक क्रियाकलाप। तो संविधान का सेक्युलर का अर्थ है लौकिक, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली लौकिक क्रियाएं, दैट इज सेक्युलर, जिस पर कोई अलौकिक चीजों का कोई प्रभाव न हो, लौकिक क्रियाकलाप। तो उन लौकिक क्रियाकलापों का विरोध होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन विरोध इसलिए हो रहा है कि सेक्युलर शब्द का हमने अनुवाद ही गलत कर दिया, धर्मनिरपेक्ष कहने लगे। धर्मनिरपेक्ष कोई कभी हो नहीं सकता। प्रकृति का जो नियम है, उस नियम के अनुसार प्रकृति प्रदत्त कर्म ही तो धर्म है। धर्म और अलग क्या है? प्रकृति ने जो बनाया है उसको निभाना। प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया है, मनुष्य का धर्म निभाना है हमें।
प्रकृति ने एक बीज बनाया है, वो बीज अपना धर्म निभाकर पेड़ बनता है, फल देता है। तो इस प्रकार से प्रकृति प्रदत्त कर्म ही धर्म है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष कोई हो नहीं सकता। सेक्युलर का अर्थ है अधिक से अधिक, अगर पंथों से जोड़ा जाए तो पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं। इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हो भी नहीं सकते, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पंथ निरपेक्ष होना ये हमारा स्वभाव है। और इसलिए जो संविधान का ये बन रहा था प्राक्कथन, प्रियम्बल, उस समय भी इस पर चर्चा आई है। संविधान की उस सभाओं की सारी हम पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है कि उस समय भी चर्चा आई थी, लेकिन उसका विरोध बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था, और ये कहकर किया कि हम स्वभाव से ही सेक्युलर है, तो हमें अपने आप को सेक्युलर लिखने की जरूरत क्या है। और इसीलिए उसी मंथन में से पहला शब्द निकला, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये अपने आप में पर्याप्त है। हम भारत के लोग क्या है, तो हम अपने आप में पंथ निरपेक्ष है। इतने पंथों को लेकर हम चल रहे हैं, और 2 पंथ आ जाएंगे उनको भी लेकर चलेंगे, लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि हम सब साथ चले। कोई ये कहेगा कि नहीं हमारे सिवा बाकी पंथ बेकार है, तो ये नहीं चलेगा। और इस प्रकार का जो चिंतन है, ये चिंतन संविधान का आधार है। केवल एक बात बताना और चाहूँगा कि संविधान को जब लिखा गया हाथ से, उस समय ये भी बात आई कि इसको सजाया भी जाए, और सजाने का काम नंदलाल बोस को दिया गया था। नंदलाल बोस उस समय के बड़े आर्टिस्ट थे, और उन्होंने हर संविधान के हर भाग पर 1 या कहीं 2 ऐसे चित्र बनाए, और उन चित्रों को सजावट का मानकर रखा गया। टेक्स्ट केवल हम पढ़ने लगे। लेकिन संयोगवश पिछले 7 वर्ष पूर्व मुझे वो संविधान हाथ से लिखा हुआ, उसकी फोटो कॉपी और उसके चित्र ये जब देखने के लिए मिले, तो मैं भी एक चित्रकार होने के कारण मेरे अंदर का चित्रकार जगा, और मैंने सोचना शुरू किया कि नंदलाल बोस ने क्या केवल ऐसी चित्र अंकित कर दिए हैं, कुछ तो सोचा होगा। क्योंकि किसी से कहा जाए कि भाई ये बेडरूम है, यहाँ चित्र अंकित कर दो, तो वो वैसी चित्र आकेगा। ये वेटिंग रूम है, वहाँ चित्र आको, ये पूजा का घर है, वहाँ चित्र अंकित करो, तो हर जगह का चित्र अलग अलग होता है। तो नंदलाल बोस ने भी जो चित्र अंकित किए, वो निश्चित रूप से सोच कर समझ कर किए होंगे, और इसलिए उन चित्रों की व्याख्या करते हुए पुस्तक लिखी गई। उसी पुस्तक का नाम है हमारा संविधान, भाव एवं रेखांकन। और उसमें किस भाव से नंदलाल बोस ने उन चित्रों को अंकित किया है, इसकी व्याख्या करने से मुझे ऐसा कहने में बड़ा गर्व है, कह सकता हूँ मैं, कि वास्तव में नंदलाल बोस ने भारत की आत्मा का दर्शन उन चित्रों के माध्यम से करा दिया है, जो शब्दों के माध्यम से हो नहीं सकता। क्योंकि शब्द तो बड़े जटिल है, कानूनी शब्दों को उसी के आधार पर संविधान बना है। दुनिया के किसी भी देश का संविधान कानूनी दस्तावेज नहीं है, वहाँ की परंपराओं का दस्तावेज है। भारत का ही केवल दस्तावेज ऐसा है कि जो कानूनी परंपरा का दस्तावेज बन गया। इसलिए इस कानून का बना हुआ दस्तावेज जो है, उसको कानूनी ढंग से व्याख्या करते हुए कैसे फिर से परिवर्तित किया जाए। जब हर 10-15 वर्षों में कानून नए नए आते थे, तो अब तो 75 वर्ष हो चुके हैं, 70 वर्ष हो चुके हैं, तो 70 वर्ष में तो बहुत कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, और इसलिए इसका पुनर्विचार होना बहुत जरूरी है, ये मैं भी कहूँगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।